देखिए, दृष्टि की वेबसाइट है, ठीक है, विजन आईएएस है, इनसाइट है, ठीक है। ये सभी दिन भर में भर भर के करंट अफेयर्स देते हैं, भर भर के, और इतना सारा देते हैं कि सबको नोट करने लगते हैं सारे बच्चे, और कॉपी भर जाती है एक। लेकिन होता क्या है, सबका रिवीजन नहीं हो पाता, और वो सारे आर्टिकल्स जो आते हैं वो सब नहीं आते, बहुत इंपॉर्टेंट वाले आते हैं, और बहुत शॉर्ट पूछा जाता है। तो नोट्स कैसे बनाना है, उनको समझना कैसे है, बहुत शॉर्ट उनको कैसे करना है, ये आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रहती हैं, जो प्री की बनने की संभावना रहती है, मैं इसका आंसर बन सकता है, वही आपको इसमें बताई जाएंगी, और मैं इसका क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, उर्जित आर पटेल, जो पूर्व गवर्नर है, याद रखना, पूर्व गवर्नर को बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी। और रिजर्व बैंक के जो पूर्व थे गवर्नर, उर्जित आर पटेल, सभी को पता होगा उनका नाम, ये रहे उर्जित आर पटेल, इनको AIIB इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखो, ये बैंक होती है एक, जो हम लोगों को लोन देती है विकास के लिए। देखो, लोन तो WHO भी देता है, और लोन IMF भी देता है। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में, अच्छे से समझना। WHO जो लोन देता है वो विकास के लिए देता है, पहली बात। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए देता है। लेकिन IMF ऐसा नहीं करता, IMF विकास के लिए नहीं देता। एक तो ये सबसे ज्यादा क्या है, IMF बहुत सारी शर्तें लगाता है, ब्याज बहुत लगाता है। दूसरा, IMF देता है हमेशा खराब स्थिति में, जब अपनी इकोनॉमी डाउन हो रही हो, जैसे कि श्रीलंका, अभी IMF के पास क्या है, लोन लेने के लिए। और ये देता है 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, कम साल के लिए। ये देता है लॉन्ग टर्म के लिए, 20 के लिए लगभग, इससे ज़्यादा या इससे थोड़ा सा कम। ठीक है। अब अब आते हैं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। ये क्या है, देखो, ये है पूरी एशियाई अवसंरचना बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना। ठीक है, इसके उद्देश्य आगे भी हैं। इसका उद्देश्य क्या है, देखो, लोगों को सेवाओं और बाजारों से जोड़ना। इसका उद्देश्य क्या है, एक साथ अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा बनवाते हैं ये लोग। ठीक है, और देश में निवेश करते हैं, देश में निवेश करके औद्योगिकरण को बढ़ावा, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा, उत्पादक क्षेत्रों में बढ़ावा। ठीक है, इसकी स्थापना, टोटल कितने सदस्य थे, 57। मुख्यालय बता ही दिया, बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है, चाइना। ठीक है, जनवरी 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ, और 2015 में इसको अनुमति मिल गई थी। ठीक है, 2015 को उसमें अनुमति मिल गई थी। अपने प्री के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, उद्देश्य बता दिया, इसका स्थापना कब हुई थी, और इसको कहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अब भारत के संबंध में क्या है, देखो, ये AIIB बैंक ने किसी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि चीन इसका सबसे बड़ा कौन है, चीन। लेकिन दूसरा कौन है, भारत। दूसरा, भारत इसका सबसे बड़ा शेयर धारक है। ठीक है, 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर 28 परियोजनाओं को वित्त संपोषित किया है। चलिए चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है अपना, जो दूसरा आर्टिकल आया हुआ है, दूसरी न्यूज़ में रहा है, मीठी क्रांति। अगर मीठी क्रांति आपको पता है कि मीठी क्रांति क्या है, तो इसका आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर नहीं पता है तो चलिए, अब तो आप समझ ही गए होंगे। ये मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। ठीक है, शहद के लिए बी कीपिंग के नाम से जाना जाता है, और इसको एक और नाम जिसको बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं जिसको, PICULTURE, एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर मतलब शहद, शहद का बॉक्स होता है एक, जिसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है। चलिए आगे थोड़ा और देख लेते हैं। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने 2020 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके याद रखने के लिए, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत, मंत्रालय चेंज करके देंगे वो आपको। ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है मैन। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत मीठी क्रांति शहद मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, ये तो हुई मीठी क्रांति की बात। अब अपन को थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये मीठी जो क्रांति है, इसमें कौन सी मधुमक्खी का पालन किया जाता है, कौन सी मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो देखो, इनकी वेराइटीज़ जो होती हैं, टोटल 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। पहली को बोलते हैं भारतीय मधुमक्खी,
ठीक है। दूसरे को बोलते हैं छोटी मधुमक्खी। तीसरी होती है इटालियन, जिसको आयात किया गया है इटली से और यूरोप से, ठीक है। पांचवी होती है रॉक, बी लगा लो आके, चाहे मधुमक्खी लगा लो, ठीक है। देखो ये इसका साइंटिफिक नेम भी आप नोट कर सकते हो, इसका है एपिस डॉर्सेटा, ठीक है। एपिस डॉर्सेटा। इटालियन किया है एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा स्पेलिंग आप देख लेना। और छोटी का है एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया। और ये है एपिस सिराना इंडिका, अपनी इंडियन, ये स्थानीय है सिराना इंडिका। अब देखो अंतर क्या है, इन चारों मधुमक्खियों के बारे में थोड़ा सा समझ लो। जो ये रॉक भी है ना, इसको भी पाला नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव होती है, बहुत जल्दी काट लेती है। और ये स्पेशली जो अपने छत्ते होती है वो लगाती है जंगल में। कहाँ लगाती है? जंगल में। इसका जो एक छत्ता होता है उससे 70 से 80 kg शहद प्राप्त होता है, ठीक है। भारतीय मधुमक्खी ये पाली जाती है इंडिया में, और इटालियन, इन दोनों की बॉक्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसकी शहद की क्षमता थोड़ी सी कम होती है इंडिया की, 7 से 8 kg, ठीक है। इटालियन की होती है 25 to 30 kg। तो अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा मधुमक्खियों के छत्ते मिलते हैं वो इटालियन बी यानी एपिस मेलिफेरा के। ये दोनों मधुमक्खियाँ लगभग समान होती हैं, एक जैसी होती हैं, ठीक है। अब बाकी बात आती है एपिस फ्लोरिया की, यानी छोटी मधुमक्खी। छोटी मधुमक्खी इसको व्यावसायिक तौर पे इसको नहीं पाला जाता है, क्योंकि इसका ये 500 ग्राम शहद इससे मिल पाता है टोटल। तो ये टोटल 4 अपनी मधुमक्खियाँ हो गई। कौन सी पाली जाती है? ये एपिस फिराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा, ठीक है। सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन करने वाला एक शहर है, जिसको हनी बी सिटी के नाम से भी जानते हैं। वो शहर अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताए, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ। सहारनपुर, यूपी का है। सबसे ज़्यादा हनी बी के यहाँ बॉक्स हैं, ठीक है। मैं खुद एपीकल्चरिस्ट हूँ और मैंने इसमें बहुत सारी स्टडी की है, केस स्टडी भी की है, ठीक है। चलिए इतना बहुत है, और डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत सारा हो जाएगा, उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए अब सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, ये मोदी जी ने अभी चालू किया है। भारतीय व्यक्तियों और संगठनों को, दोनों को मिलेगा। देखो व्यक्तियों को मिलेगा, संगठन मतलब संस्था, ठीक है। इन दोनों को मिलेगा। क्यों मिलेगा? किस उस पर मिलेगा? आपदा से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी आपदा आएगी, उससे रिलेटेड निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये जो अपना मैन है ना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये ठीक है, इसकी स्थापना की गई है। इसमें क्या क्या है देखो। पुरस्कार की घोषणा 23 जनवरी को, कब होगी? 23 जनवरी को, ठीक है। जो संस्था होगी, उसको मिलेंगे 51 लाख, और जो एक व्यक्ति अगर अकेला काम करेगा उसको मिलेंगे 5 लाख। ये यूपीएससी रुपये की राशि में गड़बड़ी कर सकती है। संस्था की जगह व्यक्ति लगा दे और उसको बोल दे व्यक्ति को 51 लाख मिलेगा, नहीं, व्यक्ति को मिलेगा केवल 5 लाख, और संस्था को मिलेगा 51 लाख। और कब दिया जाएगा? 23 जनवरी। कब? 23 जनवरी को, ठीक है। चलिए अब जो कल का एक जो प्रश्न पूछा था लास्ट वीडियो में, उसका यहाँ आंसर। तो सबसे पहले अपन प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण के खतरों में भारतीय पर्यावरण सेवा यानी IES, जो अभी बनी नहीं है, अगर बनती है तो डेफिनेटली प्रश्न आएगा, किस प्रकार सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को प्रश्न का क्या लिखना है? इंट्रो, ठीक है। फिर मेन पार्ट लिखना है उसका, ठीक है। फिर लिखना है उसका कंक्लूजन, ठीक है। जो इंट्रो होता है ना, वो पहले ही 2-4 वर्ड्स में मिल जाता है, जैसे कि बढ़ता प्रदूषण और पर्यावरण खतरे, अपन इसको बनाएंगे इंट्रो, ठीक है। जो कल 2 नदियां हमने आपको बताई थी, एक बताई थी साबरमती, एक स्वर्ण रेखा, ठीक है। इसको लेके आप इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो। गंगा नदी को लेके आप इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो। और दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेके आप अपना इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो। पर्यावरणीय प्रदूषण को लेके स्टार्ट कर सकते हो। पश्चिमी घाट को लेके इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैव विविधता खत्म हो रही है उसको लेके स्टार्ट कर सकते हो। घड़ियाल खत्म होते जा रहे हैं, गिद्ध मरते जा रहे हैं, उसको लेके आप अपना इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो। कुल मिला के पर्यावरणीय खतरे, जैव विविधता खतरे में हो, बढ़ता प्रदूषण, इसको लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। समुद्री प्रदूषण को लेकर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट तो किया, अब मेन पार्ट आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले लिखोगे IEF की जरूरत ही क्यों पड़ी, IEF बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, भारत में कितने कानून हैं। अब देखो कारण, भारत के कानून आप लिखोगे इधर कि देखो कौन कौन से कानून यहाँ भी मौजूद हैं। NGT, ठीक है,
भारतीय वन अधिनियम 1972, ठीक है। BF6 अनुपालन करने के लिए जो सरकार ला रही है, ठीक है। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इस पर क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर, ठीक है। प्रदूषण अधिनियम, प्रदूषण अधिनियम 1981, ठीक है। वायु गुणवत्ता निगरानी डैशबोर्ड, वायु गुणवत्ता निगरानी डैशबोर्ड, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। ये सारे हैं, ये सारे भारत में मौजूद हैं, फिर भी इनको जमीनी स्तर पर सही से पालन नहीं हो रहा है, इनका पालन नहीं हो रहा है और ना ही इन नियमों की अपेक्षा की जाती है बार बार, ठीक है। तो इनको देखने के लिए एक ऑफिसर जो पर्टिकुलरली इसी चीज़ पे काम करे और सारे नियमों को कायदे से लागू करवाए और उसकी पूरी जिम्मेदारी हो और पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए कि कितना काम किया, पूरा दिन उसका यही काम रहेगा, प्रदूषण और पर्यावरणीय खतरों और सारे नियमों को अच्छे से लागू करवाना। तो ये आपका हो गया मेन पार्ट, और इसी को आप अच्छे से बना के कितनी ज़रूरत है और इसको लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप अपने शब्दों में कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को और अच्छा लगे या और ज़्यादा नॉलेज हो, किसी को समझाना हो या अपना व्यू अपना रखना हो किसी को, ठीक है, तो वो हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसी में डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे मैं इसका और तुरंत के तुरंत सॉल्व करवाएंगे, नेक्स्ट डे के लिए नहीं रखेंगे, ठीक है।